नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, जिस अवस्था में भी होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का लिविंग हैप्पीली में स्वागत करता हूं और एक सवाल के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी का वेतन कैसे तय होता है? क्यों हर 10 साल में लाखों कर्मचारियों की सैलरी एक झटके में बढ़ जाती है? और आखिर ये पे कमीशन नाम की क्या चीज़ है, वो क्या जादू कर देती है जो देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला देती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल पे कमीशन का सच, जहां की 49 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, जिसमें कि डिफेंस पेंशनर जो 36 लाख हैं ये भी शामिल हैं। तो फर्स्ट सीपीसी से लेकर 8 सीपीसी तक का पूरा इतिहास, पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब आप देखने जा रहे हैं। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर की क्या सच्चाई होती है, कितनी बढ़ती है सैलरी, कितनी बढ़ती है पेंशन, गवर्नमेंट सैलरी की सीक्रेट क्या है और कौन सा सीपीसी सबसे फायदेमंद था, किस वेतन आयोग ने बदली आपकी जिंदगी, गवर्नमेंट सैलरी कैसे बनती है, कैसे बढ़ती है, पिछली सभी सीपीसी की हम तुलना भी यहाँ करेंगे। और एट्थ पे कमीशन जो कि बड़ा ही इंतजार है हम सबों का, ये कब आएगा? तो हर आयोग की सिफारिशें, उनके पीछे की रणनीति और देश पर उनका असर, आप कह सकते हैं ऑल पे कमीशन इन वन वीडियो। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या यूपीएससी, एसएससी के किसी भी पद के लिए एस्पायर करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी जो सीपीसी आते हैं केंद्र वाले पर ही आधारित होते हैं। हालांकि उनका रेट अलग होता है क्योंकि उनके आमदनी रेवेन्यू कम होते हैं, वो सेंट्रल जैसा देने को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पूरे स्लैब अलग होते हैं। तो यह एक आम जनमानस के लिए भी उपयोगी है अगर आप सजग नागरिक हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए एक खजाना के रूप में साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मिलेगा वो सवाल जो आपके कैरियर और समझ दोनों को बदल सकता है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही लाइक करें, और अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कमेंट के जरिए से आप पूछें, बताएं, मैं यथाशीघ्र जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभार्थी हो, और बेल आइकन अवश्य ही पुश कर। तो अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग आखिर होता क्या है? तो यह है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और उनके इम्प्लीमेंटेशन सेल जो हैं ये लागू करते हैं, जो कि नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में अवस्थित है। तो ये तो जेनेसिस हो गई कि इसके लिए कौन से विभाग हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि ये सेंट्रल पे कमीशन क्या है। तो आप बड़े ही साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में समझें कि यह भारत सरकार द्वारा समय समय पर, अक्सर 10 सालों पर गठित एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशन भोगियों, पेंशनर के वेतन, भत्तों, उनके जो अलाउंसेस होते हैं, सुविधाओं होते हैं और जो सर्विस कंडीशन होते हैं, सेवा शर्तें होते हैं, इनकी रिव्यू की जाती है, समीक्षा करना है और उसमें संशोधन हेतु सिफारिश करना होता है। यह आयोग लगभग हर 10 वर्ष में एक बार गठित किया जाता है और इसकी सिफारिशें सरकारी व्यय, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, और राजकोषीय नीति जो होती है, फिस्कल पॉलिसी, इस पर बड़ा गहरा प्रभाव, इम्पैक्ट डालता है।
तो यह तो संक्षेप में भूमिका है कि व्हाट इज सीपीसी। अब हम एक एक करके अपने वादा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप पूरा धैर्य के साथ अपने साथ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, बेशक हेल्दी, अपने साथ रख के बैठिए, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है लंबा हो और यह एक 8 सीपीसी का श्रृंखला है, उस श्रृंखला की यह पहली कड़ी है। तो मुझे उम्मीद है आप धैर्य के साथ हमारे साथ आगे चलेंगे। अक्सर मेरा वीडियो लंबा हो जाता है जहाँ कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम वेतन आयोग की, फर्स्ट सीपीसी की। इसके अध्यक्ष जो चेयरमैन कहलाते हैं श्रीनिवास वरदाचार्य साहब थे और इसका गठन कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 1946 में किया गया था। और आप समझ ही रहे हैं कि ये देश की आज़ादी से पहले ही इसका गठन हो गया था। और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुति, जो रिपोर्ट सबमिशन है, ये मई 1947 में हुआ था। यह क्या था समय? हमारी देश ब्रिटिश शासन के अधीन थी, हम पराधीन थे और भारत आज़ाद होने के जस्ट कगार पर था। वर्ल्ड वार 2 तुरंत हुआ था। जो हमसे बुजुर्ग हैं ये सब खूब आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या हालात उस टाइम, अगर हमारे व्यूअर में हैं तो 1947 वाले तो यहाँ प्रशासनिक ढांचे को भारतीय ज़रूरतों के अनुसार ढालने की आवश्यकता थी। उस ख्याल से इसका गठन किया गया था। अब मैं बात करूंगा कि क्या मुख्य सिफारिशें थी फर्स्ट सीपीसी की, यानी कि की रिकमेंडेशन क्या थे। तो इसका टैगलाइन था, जो अगर परीक्षार्थी हैं तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसका टैगलाइन था फर्स्ट सीपीसी का, लिविंग वेज, अर्थात जीविकोपार्जन योग्य वेतन की इस अवधारणा पर आधारित थी। उस समय आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि मात्र 55 रुपया, ओनली 55 रुपीज़ मिनिमम वेतन तय किया गया था और मैक्सिमम 2000 मात्र था। उस वेतन संरचना को एक सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस और उनके कार्य की प्रकृति, जो नेचर ऑफ सर्विसेज थे, इसके आधार पर तैयार किया गया था। और यहाँ यह ध्यान दिया गया कि मानकीकृत वेतनमान, यानी कि स्टैंडर्डाइज पे स्केल की यहाँ से शुरुआत की गई। यहीं पर महंगाई से बचाव हेतु डियरनेस अलाउंस, जो आज डीए डीआर पेंशनर के लिए डीआर कहलाते हैं, इसकी सिफारिश भी की गई थी। अब मैं यह भी बताता चलूं कि इस फर्स्ट सीपीसी का क्या प्रभाव पड़ा था हमारे राष्ट्र पर। तो भारतीय प्रशासन के वेतन ढांचे की एक बुनियाद, फाउंडेशन रखी गई थी, जहां की सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर आधारित इस वेतन की व्यवस्था का एक उस दिशा में अग्रसर होने का पहला कदम था। अब मैं बात करूंगा सेकेंड सीपीसी का, द्वितीय वेतन आयोग का, जिसका अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास साहब। इसकी गठन की गई थी 1957 अगस्त में और रिपोर्ट सबमिशन हुआ था अगस्त 1959 में। स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हो गए थे। इसके बाद देश में एक आर्थिक बदलाव और बढ़ती हुई जो महंगाई थी, इसके चलते वेतन पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया था, नहीं तो उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे थे जो हमारे स्टाफ थे। तो इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी, यह था सिंप्लीफिकेशन, वेतन संरचना का सरलीकरण यहाँ किया गया था। और यहाँ जो न्यूनतम वेतन था, मिनिमम वेजेज की अवधारणा को 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन, जो इंडियन कमीशन का हुआ था, इसके आधार पर, लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसके आधार पर अपनाया गया। जो न्यूनतम वेतन मैंने बताया कि फर्स्ट सीपीसी में 55 रुपये 55 था, तो इससे बढ़ाकर 80 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। और पे स्केल की संख्या जो फर्स्ट सीपीसी में 150 हुआ करता था, 150 हुआ था, इसको 50% घटा के, यानी कि 75 मात्र पे स्केल, ये जो स्लैब होते हैं, इसकी कर दी गई थी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था? तो वेतन में वृद्धि हुई, तो इससे निश्चित है कि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहाँ समानता और दक्षता, इफिशियंसी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। अब मैं बात करूंगा थर्ड सीपीसी की, जिसके अध्यक्ष थे रघुवीर दयाल साहब। इसका गठन किया गया था अप्रैल 1970 में और रिपोर्ट सबमिट किया गया था मार्च 1973 में।
मैं आ गया था इस धरा पर। महंगाई और सामाजिक परिवर्तनों के समय की यह मांग थी। इसके जो सिफारिश थे, वेतन और भत्तों में पुनर्संरचना, रीस्ट्रक्चर करना, कंपनसेटरी अलाउंस, मुआवजा भत्ता की शुरुआत यहीं से हुई थी। कार्यों की जो जिम्मेवारी होती है, जो रोल एलोकेशन होता है, इसके लिए एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन किया गया था, वैज्ञानिक मूल्यांकन का प्रारंभ किया गया था। और जो न्यूनतम वेतन 55-80 से बढ़कर 196 रुपया 196 रुपीज पर मंथ तय किया गया था। इसके प्रभाव सरकारी वेतन में वृद्धि हो गई थी। सरकारी नौकरियों का वर्गीकरण हो गया था, जॉब क्लासिफिकेशन यहाँ से प्रारंभ हो गया था। अब मैं बात करूँगा चतुर्थ वेतन आयोग का, फोर्थ सीपीसी का, जिसके अध्यक्ष थे पीएन सिंगल साहब, और इसकी गठन की गई थी जून 1983 में। रिपोर्ट सबमिशन था 1986 में। अब तेजी से बढ़ती महंगाई और बढ़ते वेतन अंतर को कम करना यहाँ मुख्य भूमिका थी। और यहाँ सिफारिश क्या था? तो सिफारिश था वेतनमान में पुनर्गठन। न्यूनतम वेतन को 750 रुपया कर दिया गया था और अधिकतम 8000 प्रति माह कर दिया गया था। और यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड पॉलिसी भी लाने की सिफारिश की गई थी, जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू बोर्ड। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड होना चाहिए। हालांकि यह लागू नहीं हुआ और आज तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुआ है, और शायद संभव भी नहीं है, कर पाना भी शायद न्याय संगत नहीं होगा। इसके प्रभाव वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसके सरकारी बजट पर ज़्यादा बर्डन आया और राज्य सरकारों पर भी आर्थिक दबाव आ गया। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि जो सीपीसी होते हैं, इसी पर आधारित हर स्टेट वाले भी लगाते हैं, उसी के एट पार लगभग थोड़ा सा 10% 20% कम करके अपने स्लैब को तय करते हैं। तो राज्य सरकार, चूँकि उनके रेवेन्यू कम होते हैं सेंट्रल के आगे, बहुत ही, कई राज्य के तो रेवेन्यू बहुत ही कम होते हैं। आप नगण्य, मात्र नगण्य तो नहीं कहें, इतना ही रेवेन्यू होता है कि वो अपने सरकारी खर्चा को किसी तरह से वहन कर सकें। तो वहाँ पर इनके पास बहुत दबाव आ गया। अब मैं बात करूंगा फिफ्थ सीपीसी का, पंचम वेतन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एस रत्नवेल पांड्यान साहब। इसका गठन किया गया था अप्रैल 1994 में और रिपोर्ट प्रस्तुति की गई थी जनवरी 1997 में। 1991 की आर्थिक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आप सबको याद होगा कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, इसके बाद वित्तीय संतुलन को रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी हमारे राष्ट्र के लिए। ऐसे समय में इसकी जो मुख्य सिफारिशें थी वह थी पे स्केल की संख्या 51 से घटाकर 34। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सीपीसी बढ़ रहे हैं, पे स्केल की संख्या को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। 150 से चला था 75, 51, और अब यहाँ 34 कर दिया गया। यहाँ एक बहुत ही बड़ी जो की गई सिफारिश में कर्मचारियों की संख्या के 30% कटौती का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की सिफारिशें भी इसमें शामिल थी। न्यूनतम वेतन जो कि बढ़ाकर 2550 से करके अधिकतम जो था वो 26,000 कर दिया गया। और पहली बार पेंशनर के लिए पूर्ण समानता, फुल पेंशन पैरिटी की सिफारिश यहाँ की गई थी। और इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा राजकोषीय भार पड़ा। राज्य सरकारें सिफारिशें लागू नहीं कर सकी, जिससे कई राज्यों में विरोध और आंदोलन हुए। क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि राज्य भी एट पार ही होते हैं, तो वहाँ कई विरोध का सामना करना पड़ा। अब मैं बात करूँगा सिक्स्थ सीपीसी का, षष्ठम वेतन आयोग की, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण। इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2006 में और रिपोर्ट सबमिशन हुआ था मार्च 2008 में और लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से। और काफ़ी बल्क में एरियर आए होंगे। अगर आप हमारे पीढ़ी के होंगे, जैसे मैं स्वयं हूँ, तो हमें एरियर भी काफ़ी अच्छा मिला था।
यहाँ से जो केंद्रीय कर्मचारी बीपीएल कैटेगरी जो गरीबी रेखा से नीचे हुआ करते थे, यहाँ से थोड़ा सा उनको उत्थान हुआ। यहाँ सिफारिशें जो थी सचमुच बड़ा ही बेहतर किस्म का था। यहीं से पे बैंड की शुरुआत, ग्रेड पे प्रणाली की शुरुआत की गई और परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम जिसे PRIS कहते हैं, इसकी भी सुझाव दी गई थी जो कि सरकार के द्वारा मंजूर नहीं की गई। भत्तों, कई तरह की अलाउंसेस होते हैं, छुट्टी में भी सुधार की गई, कई तरह के टर्म एंड कंडीशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक क्रांतिकारी CPC था। और इसके बाद लोगों की जो अवधारणा थी केंद्रीय कर्मचारी बनने की, इस के लिए होड़ लग गया। इतने बेहतर पर्क्स एंड प्रिविलेज, सैलरी, अलाउंसेस सब कुछ हो गए, जहां सैन्य और नागरिक वेतन दोनों में, डिफेंस में और सिविल में भारी वृद्धि देखने को मिला। और मैं स्वयं इसका लाभार्थी रहा हूं, देश के इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। यहाँ न्यूनतम वेतन 7,000 और अधिकतम 90,000 का प्रावधान किया गया था। इसका प्रभाव वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई, ड्रास्टिक चेंज हो गई। यहाँ जो हमारे मानव संसाधन HR प्रथाओं का आधुनिकीकरण हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू HRMS आ गए। इस तरह से उनके काम जो पहले मुनीम करते थे रजिस्टर पर, वही खाता पर, ये सब कंप्यूटराइजेशन होने लगा। और प्रतिभा को बनाए रखने के लिए और जो न्यू टैलेंटेड हैं इन्हें आकर्षित करने में यह जो 6 CPC था बड़ा ही अट्रैक्ट किया। नहीं तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था, हर कोई बिजनेस या बेरोजगार ही रहना पसंद करता था। तो ये 6 CPC बड़ा ही क्राउड पुलर हुआ और एक डायमंड जेम की तरह यह काम किया, आम नागरिकों में एक बड़ा ही आकर्षण पैदा किया, आम नागरिक में, खासकर बेरोजगार लोगों में। और जैसे हम जैसे जो कार्यरत थे उनके लिए तो सचमुच बल्ले बल्ले ही हो गया था 6 CPC के बाद। अब मैं बात करूंगा 7th CPC जो कि अभी चल रहा है, 7वां वेतन आयोग। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, जस्टिस अशोक कुमार माथुर, जो कि ऐसी कयास लगाई जा रही है कि 8 CPC के भी शायद अध्यक्ष यही न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर साहब ही बने। हालांकि अभी तक कुछ लिखित में नहीं आया, मैं आगे बात करूंगा। गठन जो इसका हुआ था फरवरी 2014 में, रिपोर्ट सबमिशन हुआ था नवंबर 2015 में और लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। और इसके जो एरियर आए थे वो नवंबर 16 में आ गए थे। तो बड़ा ही प्रॉम्प्टली कह सकते हैं कि 7 CPC आया और काफ़ी अट्रैक्शन अपने साथ लेके आया। अब मैं बात करूंगा कि इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। तो जो 6 CPC में पे बैंड और ग्रेड पे लगाया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया और न्यू पे मैट्रिक्स बनाया गया और न्यूनतम वेतन 18,000 रखा गया और इसी तरह से पेंशन न्यूनतम 9,000 हो गया और अधिकतम जो है ये 2.5 लाख प्रति माह जो आज भी चल रहा है। हमारे महामहिम का जो वेतन है 2.5 लाख, हालांकि 2.5 लाख पर DA नहीं लगते हैं। इस तरह से इतना बड़ा आमूल चूल परिवर्तन इसमें किया गया। यहाँ एनुअल इंक्रीमेंट को प्रदर्शन आधारित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया, जो लगभग 3% 7 CPC में रिकमेंडेशन था, जो कि 3% अभी भी चल रहा है। आपके मूल वेतन का 3% प्रति वर्ष, कोई पदोन्नति नहीं भी मिला है तो इंक्रीमेंट मिलेगा। इस 7 CPC के एक महत्वपूर्ण फीचर थे कि यहाँ ई-गवर्नेंस और डिजिटल जो प्रणाली है जो आज भी चल रहे हैं, जैसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटल यूजर इंडिया कहते हैं, ये सब की शुरुआत यहाँ हो गई थी। इसे प्रमोशन यहाँ दिया गया था और इसी 7 CPC में OROP, 1 रैंक 1 पेंशन को समर्थन भी मिला था। और इसके बाद आज OROP 1, OROP 2, OROP 3 भी आ चुका है, जिसके बारे में हम विस्तार में बात करते ही रहते हैं अपने OROP श्रृंखला में। इस 7 CPC का प्रभाव क्या पड़ा, जो लगभग हमारे आज 49 लाख से लेकर 50 लाख तक कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, और 65 लाख पेंशनर बंधु हैं, जिसमें 36 लाख तो हमारे
प्रतिरक्षा विभाग के ही हैं। तो इन सबों को लाभ मिला और कुछ संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 बढ़ाने को लेकर मांग की थी। इसका विरोध भी किया गया था क्योंकि ये उस समय के हिसाब से 2.57 बहुत ही कम था। इसके लिए बहुत दिन तक विरोध प्रदर्शन चला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं बात करूंगा उस अष्टम वेतन आयोग का, जो कि हमारे पेंशनर बंधु, सर्विस होल्डर, जो बड़े ही बेसब्री से पिछले 20 मिनट इंतजार कर रहे थे, अब उनकी बात मैं करूंगा। हालांकि यह श्रृंखला है, श्रृंखला की यह प्रथम कड़ी है। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये बेहतर लगेगा तो मैं इसे अपने टीम के द्वारा और बेहतर बनाकर करूं, लेकिन उसके लिए मुझे आग्रह करना पड़ता है कि आप सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब अवश्य ही करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ना कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, YouTube का एल्गोरिदम है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तक को रीच आउट कराता है। तो 8CPC यह अपेक्षित है, अभी तक आया नहीं है। इसका मैं स्टेटस ही बता सकता हूँ, जिससे कि पहला बात है कि लागू इसे होना है कब से, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। जब भी मिले, जब भी लागू हो, जब भी सिफारिशें आए, जब भी अनुमोदित हो जाए, जब भी इम्प्लीमेंट हो जाए, जो भी प्रावधान है उन सभी प्रक्रिया को पार कर ले, 1 जनवरी 2026 से आएगा। या तो करेंटली ही आ जाए, जिसके की संभावना तो नहीं लग रहे हैं, एरियर के साथ आएगा। अब इसकी जो टाइमलाइन है इसे मैं बता दूं कि बजट 2025 जो कि आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2025 को, इसमें कहीं भी 8CPC का नामो निशान नहीं है। दूसरा, इसके लिए कोई फंड एलोकेशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 जनवरी 2026 से है, जो कि इसी 25-26 का ही लास्ट क्वार्टर माना जाता है। तो अगर प्रोविजन करना था 8CPC का तो इसी बजट में हो जाना था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का है। तो यहाँ कोई बजट एलोकेशन नहीं किया गया है। तो यह तो आप तय ही समझ लीजिए कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक यह लागू नहीं होगा। ये बार बार मैं बोलता हूँ, लागू होने की तिथि वही होगी 1 जनवरी ही, चाहे कितना साल बाद भी मिले, लेकिन अभी इसके लिए रास्ता साफ नहीं है। अब इसके टाइमलाइन बोलूं कि प्रोग्रेस क्या है, तो 8CPC जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गठन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है, गठन करने का आदेश पारित कर दिया है और इसको हमारे IB मिनिस्टर ने सबके सामने प्रेस में आके बताया कि इसकी गठन हो गई है। इसके अलग अलग टाइमलाइन हैं, 30 अप्रैल तक है इसका, कि जो NGO हैं या अलग अलग तरह के एसोसिएशन हैं, सोसाइटी हैं, ये सब रजिस्टर कर सकते हैं अपने अपने बिंदु को रखने के लिए। इसका गठन का तरीका लगभग वही होगा, एक चेयरमैन होंगे, 2 मेंबर होंगे और करीब 35 मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से डेपुटेड होते हैं, जैसे फाइनेंस से होंगे, डिफेंस से होंगे, तरह तरह के डिपार्टमेंट है, ये सब की वहाँ प्रतिनिधित्व होती है। इन सब से अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलीज नहीं किया गया है, यानी कि अभी आप कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से गठन नहीं हुआ है। गठन करने का आदेश हो गया है। इसके सदस्य कौन रहेंगे, हालांकि कयास लगाई जा रही कि माथुर साहब होंगे। खैर, जो भी हो, जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे जो उम्मीदें हैं, महंगाई के अनुसार आज जिस तरह से सोना का रेट 1 लाख रुपया 10 ग्राम का होने जा रहा है और हो चुका है, आप वीडियो जब तक देखेंगे, तो इस महंगाई के अनुसार पे मैट्रिक्स का पुनर्निर्धारण होगा। यहाँ पर फोकस होगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम AI के नाम से जानते हैं, इस पर आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। रिमोट वर्क मॉडल हो सकते हैं, जॉब ऑटोमेशन पर ध्यान दिया जाएगा और यहाँ निजी क्षेत्र की जो वेतन संरचना है इससे मेल किया जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर हैं, अभी जो पैरिटी हैं, आप देखते होंगे कि एक PSB के चेयरमैन साहब जो हैं और एक प्राइवेट बैंक के चेयरमैन हैं, उन दोनों के
इसमें पैकेज में या पेमेंट में कह लीजिए 1/10 से भी ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के स्पेशली हायर पोस्ट पर जो हैं उनके बहुत ही कम पेमेंट होते हैं, पेंशन होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में लोअर लेवल में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, लोअर सेक्टर में भी एक सम्मानजनक स्थिति रहती है। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि पेंशनरों और कर्मचारियों की नवीनतम जो उनकी आवश्यकताएं हैं, इस तमाम महंगाई को देखते हुए, आधुनिक जो हमारे तकनीक विकास कर गए हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि प्रत्येक पे कमीशन में न केवल सरकारी वेतन संरचना को बदला, बल्कि यह भारत की जो प्रशासनिक संस्कृति है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है और हमारी जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर भी गहरा प्रभाव करेगा यह 8th CPC। जहां कर्मचारियों को समय समय पर वेतन में लाभ मिला, वहीं सरकार के सामने एक आर्थिक संतुलन, बजटरी बैलेंस बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है आज के समय में। रिसेशन, जहां वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा है और आज हम हमारे जो पड़ोसी के साथ जो संबंध हैं कैसे होने वाले हैं, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या होगा। खैर, जो भी होगा, ये श्रृंखला है, मैं इससे आपको अपडेट निश्चित करते रहूँगा। ये इस CPC का ये पहला है, मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। अब मैं उस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वह है फिटमेंट फैक्टर। मैंने सब बताया कि कहाँ 2.57 लगा, क्या डिमांड था, क्या हुआ नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा संक्षेप में ही जान लीजिए। हालांकि मेरा वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका, संक्षेप अब नहीं रहा, पर समय की ज़रूरत है, तो अगर विषय की ज़रूरत है तो मैं परहेज नहीं करूँगा। फिटमेंट फैक्टर को जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि यह एक गुणक है, मल्टीप्लायर होता है, जिसका उपयोग पुराना वेतन जो प्री रिवाइज बेसिक पे है, इसको नए वेतनमान में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि अभी जो पुराना वाला था बेसिक, उसको कितना गुना किया जाए, ये एग्जैक्ट नेट डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि अभी के समय में देख लीजिए, मैं मई में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी 55% DA हो चुके हैं। अगर किसी का 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया मूल बेसिक है, तो 55% ऑलरेडी है। तो ये आपके हो गए करीब 1.78%। तो इतने तो होने ही हैं। इस तरह से मैं विस्तार में अगले वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, उसके फिटमेंट फैक्टर के बारे में बाद में मैं विस्तार में PPT के द्वारा बताऊंगा। तो यह वेतन आयोगों की सिफारिश का केंद्र बिंदु होता है। इतना जान लीजिए कि ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है, कोर एलिमेंट है, जो सीधे तौर पर वेतन वृद्धि को प्रभावित करता है। और इसमें यही ध्यान रखा जाता है कि उसकी बढ़ोतरी एक सम्मानजनक रूप से हो। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, जैसे मैं पूरा इतिहास ही बता रहा हूँ, आज इतिहास का ही क्लास है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि वो सारे विभिन्न जो केंद्रीय वेतन आयोगों थे, CPC थे, उसके क्या फिटमेंट फैक्टर्स थे, वो एक नज़र दे लीजिए। तो 4th CPC जो 1986 में गठन हुआ था, इसका लगभग 3.8 था। पुराने वेतन में औसतन 3.8 गुना वृद्धि की गई थी, जहां कि डियरनेस अलाउंस को मूल वेतन में, बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है, जिससे समग्र वेतन में बड़ा उछाल आया था। जहां मैं बात करूं कि 5th CPC जो 1996 में लागू हुआ था, यहां लगभग 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिसमें लगभग 3.25 गुना औसत वृद्धि की गई थी और न्यूनतम वेतन 2,550 रुपीज़ निर्धारित हुआ था। इस आयोग ने पेंशनरों के हित में कई सिफारिशें दी थी। अब 6th CPC, जिसका फिटमेंट फैक्टर बड़ा ही सुनने में लो है, 1.86, यानी कि पुराना मूल वेतन और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.86 करके, उसमें अलग से ग्रेड पे जोड़ा गया, पे बैंड के सिस्टम की शुरुआत की गई। तो भले ही मूल वेतन आपको सुनने में कम लग रहा 1.86, लेकिन उसके अलावे कई एलिमेंट थे और उन एलिमेंट्स पर भी DA रखा गया। तो खैर, जो भी कारण रहा हो,
7 CPC में जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया 2.57, यानी कि 1.86 से 2.57 बढ़ा दिया गया, जो सुनने में बेहतर। लेकिन इसके साथ ही न्यू पे मैट्रिक्स बना दिया गया, जहां की ग्रेड पे और पे बैंड जो 6 CPC में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे हटा दिया गया। तो इस तरह से हर बार कुछ ना कुछ सरकार की जो नीतियां होती हैं, वहाँ जो नीति निर्धारक हैं, इनके माइंडसेट पर, मानसिकता पर निर्भर करता है। और ये होना भी चाहिए। अगर हम सुधारवादी समाज में हैं, अगर हम राष्ट्र को चाहते हैं कि आधुनिक बनाएं, सुपर पावर बनाएं, तो सदैव आपको एक्सपेरिमेंटिव होना है, बदलाव लाते रहना है, उसके लिए तैयार रहना है। और हम आम जनता, आम नागरिक को उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार भी होना है। और साथ साथ अगर उसमें कोई कमियां हैं, कोई एनोमलीज हैं, तो इसे प्रस्तुत भी करने की ज़रूरत है। यहाँ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ 8 CPC जो अपेक्षित हैं, एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ संभावित जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 से लेकर 3.84, जो अधिकतर कर्मचारी संगठनों की मांग है। और आज आप सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे कि 3.68 हो गया, 3.85 हो गया, और उन्होंने कई तरह के टेबल भी फार्मूलेट कर लिया। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। मांग यह भी है कि जो न्यूनतम वेतन अभी 18,000 है, इसे बढ़ाकर 26,000 कर दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर हर वेतन आयोग में बदलता रहा है, जैसा कि मैंने बताया ही। जो हम कर्मचारियों की, पेंशनर की क्रय शक्ति, महंगाई और सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। जहां आपने देखा कि 7 CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसे कर्मचारियों ने न्यूनतम और असंतोषजनक बताया था। 7 CPC से अधिकतम लोग खुश नहीं थे, इसीलिए 8 CPC में बड़ी उम्मीद, कयास लगा के बैठे हैं। लेकिन इतना तो आप जान ही लीजिए कि आपका जो भी वेतन आ रहा नेट, उसमें कम से कम 10% तो बढ़ोतरी होगा ही, अदरवाइज CPC का क्या यूज है। मिनिमम और मैक्सिमम जो कर्मचारी संस्थाओं का मांग है वो 38% है, यानी कि मौजूदा जो हमारे नेट पे, ग्रॉस पे हैं, ग्रॉस पे में 38% की बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप देखें कि 38% की मांग है और 10 तो कम से कम होगा, तो अगर बीच की रास्ता भी तय होता है तो 20 से 25% नेट बढ़ोतरी तो होने की उम्मीद हम लगा ही सकते हैं। और यह उम्मीद हमारा जायज़ होगा। क्या जायज़ होगा, क्या है, क्या नहीं है, मैं रूमर और अफवाह और स्पेकुलेशन से अपने आप को बचाना चाहता हूं। मैं तभी वीडियो बनाता हूं जब कन्फर्म प्रामाणिक सूचना मिल जाता है, क्योंकि कयासों पर तो हंड्रेड्स ऑफ वीडियो बनाए जा सकते हैं जिसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। मैं रूमर बेस्ड नहीं बनाता हूं, आपने देख ही लिया होगा। तो ये था सेंट्रल पे कमीशन का एक गहराई से विश्लेषण, एक ऐसा जो कि एक आम जनमानस को भी, न कि लाखों कर्मचारियों को यह जिंदगी बदलती है, ऐसा सफ़र है CPC का, और देश के आर्थिक तंत्र को एक नया आकार देता है। यह एक उस परीक्षा के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। वहाँ कई क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं डायरेक्ट MCQ में। और एक आम जनमानस, जागरूक नागरिक को तो यह चाहिए ही कि सरकार का खर्च कैसे होता है, किस प्रकार होता है, क्या प्रावधान है, यह सब ही हमें जागरूक नागरिक बनाता है। अगर यह संपूर्ण जानकारी आपको उपयोगी लगा हो, अगर लगा हो कि कुछ स्पेशल जानकारी यहाँ दिया गया है जो कि आम वीडियो में नहीं पाया जाता है, तो इस वीडियो को और हमारे मेहनत को अवश्य ही आप सराहना करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर सरकारी कर्मचारी, छात्र और जो जागरूक नागरिक हैं, इन सबों तक यह प्रामाणिक जानकारी उन तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, अगर आप पेंशनर हैं, सर्विस होल्डर हैं, तो आपको किस वेतन आयोग ने, किस CPC ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे पे कमीशन से जुड़े उन अनसुने तथ्यों को जिनके बारे में आप शायद ही किसी ने बताया होगा। तो ज्ञान फैलाइए, समझ बढ़ाइए
और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन की बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया। फिर से मिलता हूँ,